मंडे नाइट रॉ में फाइनली पता लग चुका है कि कब रोमन रेंज और सीएम पंक आमने सामने आएंगे फॉर अ डिस्कशन। एक नया टाइटल रिवील हो गया और 10 साल पुरानी फैक्शन शायद अब फाइनली टूटने वाली है। ये था सर्वाइवर सीरीज का गो होम शो जिसको हम रिव्यू करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू और काफी सारी चीजें हुई आज यहां पर। और गुंथर इस शो को स्टार्ट करते हैं जहां पे जैकी रेडमंड उनकी इंटरव्यू ले रही थी और वो उनसे पूछते हैं कि जब से कोडी रोड से तू हारा है भाई, तेरी हालत पूरी अलग लग रही है, हाव भाव चेंज हो गए हैं, ज्यादा तू बोल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे वो एक एक्सप्लेनेशन मांगती है गुंथर से, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते डेमियन प्रीस्ट एक बार फिर से बाहर आ जाता। तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे एक्चुअली बाहर आके बोलते हैं गुंथर को कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि एक हफ्ते में कुछ बदला है या फिर नहीं, तेरे में इतना दम आया है कि तू अपने लिए एक स्टैंड ले सके। क्योंकि वो बोलते हैं शायद अब तू माइक लेके बोलेगा कि ओल्ड गुंथर वापस आ गया, मैं तो पहले जैसा ही हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज तेरी वो किलर वाइब अब दिखती नहीं है, वो जा चुकी है। वो कहते हैं कि पहले तेरे मन में जो आया करता था तू बोलता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी सामने से तेरे साथ कुछ बोल दे, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलते हैं कि ये जो इनसिक्योरिटी तेरे अंदर आ गई है कहीं इस वजह से तो नहीं है बिकॉज ये जो डेमियन प्रीस्ट नाम की प्रॉब्लम तेरे सामने खड़ी है इससे तो एक्चुअली में डर रहा है। वो बोलते हैं कि देख भाई, तेरे दिमाग में यही बात चल रही है कि क्या होगा अगर एक्चुअली में ये रिंग जनरल सर्वाइवर सीरीज में एक स्ट्रीट वाले बंदे से हार जाएगा जो स्ट्रीट से आया है। और यहाँ पे गुंथर पूरे समय कुछ नहीं बोले। एक दो मोमेंट्स ऐसी आती हैं जहां पे उनके हाथ में माइक था, वो बोलने वाले थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि डेमियन प्रीस्ट ही चुप नहीं होगा तो गुंथर क्या बोलेगा। और एट द एंड फाइनली उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया आज डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। उन्होंने अनाउंसर्स टेबल को हटाया, भाई क्लियर किया उसको, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को एडवांटेज मिलता है एंड एट द एंड वो एक बड़ी रेजर्स एज लगाते हैं गुंथर के ऊपर थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। और एक बार फिर से गो होम शो में भी सर्वाइवर सीरीज से पहले गुंथर के सामने एडवांटेज मिल गई आज डेमियन प्रीस्ट को। वो टाइटल रेस करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप और गुंथर वहां पे नीचे लेटे हैं। काफी बड़ा हिंट है कि गुंथर ही जीतने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस फ्यूड में कोई इतना इंटरेस्ट लग नहीं रहा। और ये सेगमेंट काइंड ऑफ सिमिलर हमने पहले भी मंडे नाइट रॉ में देखी थी प्रीस्ट और गुंथर के बीच में। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि WWE के पास ज्यादा स्टोरी है नहीं बताने के लिए, इसीलिए यहाँ पे गुंथर का एक कैरेक्टर चेंज उन्होंने जबरदस्ती वो बीच में लेके आए। इसके बाद विमेंस की बेबी फेस टीम थी बैक स्टेज और वो डिस्कस कर रहे हैं कि जेड कारगिल तो अब आउट हो गई है वॉर गेम्स मैच से, तो फिफ्थ मेंबर कौन होना चाहिए। नयोमी यहाँ पे बेली का नाम लेती हैं, लेकिन बियांका मना कर देती हैं कि मेरी उसके साथ अब बन नहीं रही तो वो चीज नहीं हो सकती। ईओ स्काई यहाँ पे कायरी सेन का नाम लेती हैं, बियांका इसके लिए भी मना कर देती हैं कि नहीं भाई और डैमेज कंट्रोल के बंदे यहाँ पे नहीं घुसेंगे। रिया रिप्ली फाइनली यहाँ पे आती हैं और बियांका उनको पूछती हैं तो रिया रिप्ली कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम लिव मॉर्गन मेरे लिए छोड़ दोगे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि फिफ्थ मेंबर कौन है। तो बियांका कहते हैं वाह भाई वाह, क्या लीडरशिप है। लेकिन बियांका यहाँ पे कहते हैं कि आज मेन इवेंट के अंदर मैं हराने वाली हूँ नाया जैक्स को और एटलीस्ट अपने लिए वॉर गेम्स की एडवांटेज तो लेके आऊं, तब तक तुम डिसाइड करो कि वो फिफ्थ मेंबर कौन होने वाला है। इसके बाद देखने को मिला है टैग टीम मैच जहां पे क्रीड ब्रदर्स लड़ रहे थे ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो से। बहुत अच्छा रेसलिंग मैच था, काफी इंप्रेसिव लगे एक बार फिर से क्रीड ब्रदर्स। क्राउड काफी इसके अंदर इन्वॉल्व था। रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली ने कुछ अच्छी मोमेंट्स भी दी, लेकिन एट द एंड चैड गेबल दोबारा आके यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से क्रीड ब्रदर्स दोबारा इस मैच को जीत चुके हैं। वो रे मिस्टीरियो का मास्क घुमा देते हैं उल्टा और रे मिस्टीरियो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे वो इस मैच को हार गए। और ऑब्वियसली फिर से एक बार यहाँ पे अमेरिकन मेड काफी खुश लग रहे थे। जजमेंट डे बैक स्टेज थी और यहाँ पे फिन बैलर बात कर रहे थे लिव मॉर्गन से, जो कि थोड़ी सी अपसेट लग रही थी जो सिचुएशन चल रही है करंटली फॉर वॉर गेम्स। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे पास तो अच्छी एडवांटेज भी है, लेकिन यहाँ पे R-Truth आ जाते हैं और वो बुच से बच रहे थे, भाग रहे थे और वो जजमेंट डे के लॉकर रूम में आते कहते देख भाई अब हम फैमिली नहीं है लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ पे आ तो सकता हूँ। फिन बैलर उनको बाहर निकाल देते हैं तो R-Truth गुस्से में कहते हैं ठीक है भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब थैंक्स गिविंग के डिनर में मत आना, जैसे एक्चुअली उनके डिनर में कोई आने वाला था। और यहाँ पे फिर फिन बैलर वापस अपने प्रोमो पे आते हैं और वो कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो सकता हूँ लेकिन अभी गुस्सा होने का टाइम नहीं है, मैं पॉजिटिव चीजें देखना चाहता हूँ। लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज फाइनली अब जीत सकते हैं अपना वॉर गेम्स मैच। और भले ही लास्ट वीक डोमिनिक और कार्लिटो वॉर रेडर्स से हार गए, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो डैमेज वो कॉज करके आए। तो आज अगर हम अपने टैग टीम टाइटल्स रिटेन कर लें
और अगर वॉर गेम्स मैच भी हम जीत जाते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल वीकेंड हो सकता है फॉर द जजमेंट डे। तो यहाँ पे फिन बैलर पूरी टीम को साथ रखने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं और ये क्लियर कर देते हैं कि अब कोई लीडर नहीं बचा है हमारे बीच में। इसके बाद लुडविग काइजर का मैच हुआ ब्रॉन ब्रेकर के साथ, जो कि काफी अच्छा मैच था। इसमें एक बड़ी मोमेंट देखने को मिली जब ब्रॉन ब्रेकर अपना रिंग साइड पे भागते हुए स्पीयर लगाते हैं तो हट जाते हैं रास्ते से लुडविग काइजर और ऐसे क्रैश होते हैं ब्रॉन ब्रेकर अनाउंसर्स टेबल में, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से सेल किया गया था। भाई ऐसा लग रहा था कि सच में उनको कहीं चोट तो नहीं लग गई। रेफरी भी बहुत ज्यादा पूछ रहा था बार बार ब्रॉन ब्रेकर से, लेकिन ये मैच खत्म हो जाता है एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जब लुडविग काइजर अपना रिंग साइड मूव लगाने वाले थे, ड्रॉप किक ऑन द स्टील स्टेप्स, शेमस आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इनफैक्ट इन तीनों के बीच में एक ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कमर्शियल से वापस आते हैं तब भी ये लड़ते जा रहे हैं और रैंप के ऊपर एडम पियर्स आते हैं, चीखते हैं कि इसको बंद करो बिकॉज सर्वाइवर सीरीज के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और उसके बाद ये दोबारा ब्रॉल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है सर्वाइवर सीरीज के लिए, शेमस वर्सेस लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द आईसी टाइटल, जो कि एक बैंगर होने वाला है डेफिनेटली गाइस। इसके बाद ओजी ब्लड लाइन थी बैक स्टेज, यानी कि ऊसोस और सैमी ज़ेन, और उनसे यहाँ पे कैथी केली इंटरव्यू ले रही थी और वो पूछती हैं कि उनका क्या रिएक्शन था जब सीएम पंक और पॉल हेमन वापस आए स्मैकडाउन में। सैमी ज़ेन कहते हैं कि हम भी उतने ही शॉक थे जितने बाकी सारे लोग थे, लेकिन वो कहते हैं कि सीएम पंक की जो हिस्ट्री है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ना ही सिर्फ हमारे साथ बल्कि रोमन रेंस के साथ भी। और यहाँ पे वो काइंड ऑफ डाउट कर रहे थे कहीं ना कहीं क्या एक्चुअली में हम ट्रस्ट कर सकते हैं सीएम पंक को या फिर नहीं। वो बोलते हैं कि फ्राइडे को स्मैकडाउन में सीएम पंक बैठेगा रोमन रेंस के साथ और वो बात करेंगे इस बारे में। तो एक बड़ी सेगमेंट आने वाली है, आइकॉनिक सेगमेंट आने वाली है स्मैकडाउन के अंदर। रोमन और सीएम पंक जब आमने सामने होंगे, प्रॉब्ली वो बैकस्टेज सेगमेंट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जिमी ऊसो कहते हैं कि हम ऑब्वियसली सीएम पंक को ट्रस्ट कर सकते हैं भाई, बिकॉज वाइजमैन उसके साथ आया है और वाइजमैन तो हमारा चहीता है, उसको तो हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जे ऊसो अनाउंस करा जाता है कि वो लड़ने वाले हैं जेकब फाटू से स्मैकडाउन में फॉर द वॉर गेम्स एडवांटेज मैच। अब मुझे पता है कि स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप हो चुकी है, मुझे मत स्पॉइल करना भाई प्लीज, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा है। मैं अपना शो के टाइम पे शो को एंजॉय करना चाहूंगा, लेकिन ये एक अच्छी सेगमेंट थी यहाँ पे और रेडी लग रहे हैं अब वो, बिकॉज सीएम पंक आ चुके हैं तो स्ट्रॉन्ग फील कर रही है ओजी ब्लड लाइन। इसके बाद टैग टीम टाइटल्स का मैच हुआ फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वर्सेस द वॉर रेडर्स, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ इतना खास नहीं था मैच के अंदर, डिसेंट ही चल रहा था ये, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो, कार्लिटो, इंटरफेरेंस, जजमेंट डे विंस, हमेशा यही सेम चीज होती है। टैग टीम टाइटल्स की एक्चुअल में कोई इतनी वैल्यू तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये फिन बैलर कब टूटेंगे इस टैग टीम से, मैं तो बस अब उसी चीज का इंतजार कर रहा हूं और कुछ यहाँ पे खास बचा नहीं। अल्फा अकेडमी का मैच होता है न्यू डे के साथ, यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग हुई बिकॉज ओटिस और अकीरा टोजावा ने 1 मिनट 7 सेकंड के अंदर न्यू डे को हरा दिया, बिकॉज जेवियर वुड्स इतना ज्यादा इस मैच को शुरू करना चाह रहे थे कि उस चक्कर में कोऑर्डिनेशन खराब हो गई पूरी कोफी किंगस्टन के साथ। तो ये अनाउंस कर दिया गया फाइनली कि नेक्स्ट वीक यानी कि सर्वाइवर सीरीज के बाद जो रॉ होगी वहां पे न्यू डे की 10 ईयर एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन होगी, और ये काफी खुशी से इस मैच के अंदर गए थे कि हम तो भाई बहुत बढ़िया हैं, 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैच के बाद एक गोरिल्ला में वापस बहस करते करते आए और एक कमाल का अनबिलीवेबल हीटेड एक्सचेंज कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच में यहाँ पे सुनने को मिला, जहां पे बैक टू बैक शॉट्स आ रहे थे भाई एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये मैं आपको बताता हूं, कोफी किंगस्टन को कहते हैं जेवियर वुड्स की तू तो गार्बेज की तरह लड़ रहा था, कचरा रेसलिंग करी इसलिए हम हार गए। वुड्स को बोलते हैं कि भाई तेरे को हर अपॉर्चुनिटी में देता हूं तो उसको फंबल कर देता है, कुछ हफ्ते पहले तेरे को आईसी टाइटल की अपॉर्चुनिटी दी थी वो भी तूने फंबल कर दी थी, और इसी वजह से मैंने और बिगी ने कभी तेरे को न्यू डे के अंदर मेन डिसीजंस नहीं लेने दिए, बिकॉज तू बहुत रिलेंटलेस है, तू झगड़े वाला आदमी है, तेरे से जो है चीजें संभलती नहीं है। तो यहाँ पे कोफी किंगस्टन को जेवियर वुड्स फिर कहते हैं कि तूने जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू में किया, जो तू चैंपियन बना, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं तेरी साइड पे था। तो कोफी किंगस्टन कहते हैं कि जेवियर भाई जब तूने न्यू डे ज्वाइन करी, मैं तो ऑलरेडी हॉल ऑफ फेमर का स्टेटस अचीव कर चुका था डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि तेरी वजह से मैं चैंपियन बनाऊं। इनफैक्ट वो यहाँ पे कहते हैं कि तू आज तक डब्ल्यूडब्ल्यू में एक सिंगल चैंपियनशिप नहीं जीता, तू कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, और वो इसीलिए है शायद बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ। तो जेवियर वुड्स को गुस्सा आ जाता है कि नॉट गुड इनफ, तब मैं गुड इनफ नहीं था जब मैं तेरे लिए तेरी बैटल्स लड़ रहा था, जब तेरी वजह से मेरी पिटाई हो रही थी, जब तेरी वजह से तेरे पीछे लग के हमने तेरी सेलिब्रेशन और तेरी ड्रीम को एक कोफी मेनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और वो कहते हैं फिर तूने उस कोफी मेनिया का क्या किया, यू जस्ट पिस्ड दैट विक्ट्री अवे टू ब्रॉक लेसनर इन 6 सेकंड्स। यहां पे 2 अच्छी चीजें हुई, पहली कि एक बार कोफी किंगस्टन को जो शॉट लिया गया वो बहुत फनी था, बढ़िया था, हिटेड था, लेकिन दूसरी चीज हुई ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप।
और ये चलता जा रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें कि आज मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉक लेसनर को दोबारा मेंशन करा गया और यहाँ पे कोफी किंगस्टन कहते हैं कि देख भाई, अगर इस पॉइंट पे कोई भी और बंदा मेरे सामने खड़ा होता तो मैं उससे लड़ जाता, उसको मारता। लेकिन ज़ेवियर वुड्स कहते हैं मुझे पता अगर कोई भी होता तेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू उसको मारे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा हीटेड एक्सचेंज हुआ, लेकिन एट द एंड ये अग्री करते हैं कि हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे अब अपनी एनिवर्सरी के ऊपर और वहां पे इंटरेस्टिंग रहेगा। कोफी किंगस्टन ने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा, रीयूनियन में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। तो क्या यू रीयूनियन का मतलब बिग ई की रिटर्न हो सकता है नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ? वो देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बिग ई लड़ नहीं सकते, वो कंपीट नहीं कर सकते, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर आ तो सकते हैं नेक्स्ट वीक। और 10 ईयर की न्यू डे की एनिवर्सरी है और बिग ई वहां पे ना हो, ऐसा होना आई डोंट थिंक पॉसिबल है। बहुत अच्छे से इसको बिल्ड करा गया, क्राउड काफी इंटरेस्टेड था और नेक्स्ट वीक दिस विल बी अ ह्यूज सेगमेंट ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद बैकस्टेज मिज आते हैं और फाइनल टेस्टामेंट को बोलते हैं कि मैंने वायत 6 को देखा। तो कैरियन क्रॉस कहते हैं चल भाई चल इसके पीछे। तो मिज यहाँ पे रुकने वाले थे लॉकर रूम के अंदर, लेकिन उनको खींच के ले जाते हैं वो साथ में। लेकिन उसके बाद स्कारलेट जो शीशे में अपना मेकअप ही करती रहती है पूरे टाइम, उनको दिखता है रिफ्लेक्शन में कि भाई पीछे तो निक्की क्रॉस खड़ी है। कमर्शियल पे हम कट करते हैं, वापस आते हैं फाइनल टेस्टामेंट कि भाई वायत 6 तो कहीं मिले नहीं। और जैसे ही लॉकर रूम वो खोलते हैं, स्कारलेट नीचे गिरी हुई हैं। उठाते हैं उनको कैरियन क्रॉस और पूछते हैं किसने किया। वो कहते हैं निक्की क्रॉस ने करा है। और उसके बाद शीशे पे लिखा होता है सामने वही रेड कलर की लिपस्टिक से कि एवरीवन हैज समथिंग टू लूज। तो वायत 6 ने वहां पे आके स्कारलेट को अटैक करा और कैरियन क्रॉस कहते हैं कि भाई अब इसको हम संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। ये सेगमेंट आज गाइस देखने को मिली। विमेंस का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली और बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसा तो होगा नहीं, यूएस चैंपियनशिप दोनों शोज पे आएगी, ये वो। बिल्कुल ऐसा होने वाला था, मेरे को 100% पता था, ये तो करना ही था बिकॉज शोज हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। और आईसी टाइटल भी अनाउंस हो चुका है जिसके लिए नेक्स्ट वीक से टूर्नामेंट होगा स्टार्ट टू क्राउन द फर्स्ट एवर विमेंस आईसी चैंपियन, जो व्हाइट कलर की एक अच्छी सी बेल्ट आज हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद सोलो सिकोआ का ये प्रोमो हुआ जहां पे टेप था सब कुछ पहले से ही, और वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भी शॉक्ड हैं और क्रेडिट देना चाहते हैं यहाँ पे रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन को, जिस तरीके से वो वाइजमैन, पॉल हेमन और सीएम पंक को ले आए हैं एज द 5th मेंबर। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरा एनफोर्सर जेकब फाटू है, ही इज गोइंग टू किक जे उसोस एस ऑन स्मैकडाउन। और वॉर गेम्स में ना ही सिर्फ एडवांटेज वो लेके जाएंगे, लेकिन पूरा वॉर गेम्स मैच ही सोलो सिकोआ ले जाएंगे। तो ये अच्छा प्रोमो था और स्मैकडाउन के अंदर बड़ी कन्फ्रंटेशन होने वाली है। और फाइनली आता है शो का मेन इवेंट, बियांका वर्सेस नाया जैक्स फॉर द विमेंस वॉर गेम्स एडवांटेज। एक अच्छा डिसेंट मैच था, इनफैक्ट काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे बियांका बेलेयर ने उठा के पटक दिया नाया जैक्स को। ये सब जो हमेशा ही क्राउड को काफी ज्यादा इन्वॉल्व करता है। नाया जैक्स यहाँ पे बार बार अनाइलेटर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से वो नहीं हो पा रहा था और एक टर्न बकल एक्सपोज हो जाता है इस मैच के अंदर। नाया जैक्स टॉप रोप पे थी और रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था बिकॉज वो बियांका को काउंट आउट करने के लिए काउंट कर रहा था, बाहर देख रहा था। बेली आती है पीछे से और गिरा देती है नाया जैक्स को एक्सपोज टर्न बकल पे, जिसका फायदा मिलता है बियांका को और वो पिन कर चुके हैं नाया जैक्स को। और विमेंस वॉर गेम्स की एडवांटेज जो है वो बेबी फेस टीम के पास चली गई है। और जबकि बेली और बियांका के बीच में बिल्कुल बन नहीं रही थी, मैच के बाद वो पॉजिटिव साइड जरूर देखने को मिली बियांका को। और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेली ही वो होने वाली है जो कि इस विमेंस वॉर गेम्स मैच का 5th पार्ट होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज है यहाँ पे कि बियांका को ट्रस्ट तो हो गया बेली के ऊपर कि इसको मैं 5th मेंबर बना लूंगी, लेकिन ना 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 भाई, ये बेली ही तो है जिसने जेड कारगिल को अटैक करा था। तो ये है पूरी स्टोरी लाइन। इसको जब हमें पूरा प्ले आउट होते हुए हम देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आई थिंक बेली पहले घुसेंगी वॉर गेम्स में, फिर इन्हीं को ही कॉज करेंगी, मैच कॉस्ट करेंगी। और वहां पे बियांका के जो है वो चेहरा देखने वाला होगा कि मैंने इस पे विश्वास किया जस्ट टू गेट बैकस्टैब। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है गाइस। ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे शो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।